मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आनंद सर पटेल कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय हमारा पूरा देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक बन करके अपने सरकार का इस बीमारी से जंग लड़ने में मदद करें। प्रिय विद्यार्थियों, काफी कुछ दिनों से कोरोना वायरस के कारण से पढ़ाई में व्यवधान आया है, जिसके वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेबस समय से पूर्ण हो और समझ में भी आए। उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने कोचिंग की तरफ से पटेल कोचिंग सेंटर कटेरी अम्बेडकर नगर यूट्यूब पर अपना एक चैनल बना करके आपको ऑनलाइन वीडियो देने का कार्य करने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको साइंस का जो बेसिक होता है फंडा, वहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एकदम बेस से, और आपको पीक तक लेके जाऊँगा। बस इतना, जितना मैं आपको कहूँ उतना राइट करिए और ध्यान से पढ़िए। और कोई भी अगर समस्या आती है तो आप लिंक पर हमें आप बता सकते हैं, कोचिंग के लिंक पर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आता है विज्ञान। विज्ञान होता क्या है, जिसको इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। तो विज्ञान शब्द जो है, ये दो शब्दों बी और ज्ञान से बना है। बी और ज्ञान। बी का अर्थ होता है बच्चों विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। तो ऐसे तो इसकी बहुत सी परिभाषाएं बन जाती हैं। मैं आपको एक नहीं, दो, तीन, चार परिभाषाएं बताऊंगा। तो जरूरी नहीं कि आप हर परिभाषा याद करिए। जो परिभाषा आपको सबसे सरल लगे, सबसे सटीक लगे, आप उसे याद कर लीजिए बस। तो पहली परिभाषा तो ये बनती है कि विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और फिर कैसे बोल सकते हैं, दूसरी जो बहुत चर्चित परिभाषा है, सामान्यतः लोग बताते हैं कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है, गलत नहीं है। किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तीन शब्द याद रखिए, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तीसरी परिभाषा ये बन जाती है कि सामान्य ज्ञान के विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान के विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी सी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि नहीं है ही। ठीक, तो अब देखिए हम आते हैं विज्ञान के पार्ट में, कि विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो विज्ञान के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। पहला है खगोलीय विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं। आपका देखो यही चीज होता है कि हमें ज्यादातर लोग कहते हैं विज्ञान, ठीक है, तीन प्रकार का, भौतिक, रसायन, जीव, इसे कह देते हैं। विज्ञान के तीन पार्ट हैं, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। तीसरा कौन सा है? भूगर्भ। पहला कौन सा है? खगोलीय विज्ञान। दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक विज्ञान। तीसरा कौन सा है?
भूगर्भ विज्ञान। तो अब देखिए, खगोलीय विज्ञान होता है जिसे हम आकाशीय चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, आकाशीय में, नभ में। कि खगोलीय विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, जैसे आप जानते हैं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिर अगला आता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर बारे में। कि भूगर्भ विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के भीतर बहुत सी जानकारी अर्जित करते हैं, यह जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आइए, तो प्राकृतिक विज्ञान के पार्ट हैं। प्राकृतिक विज्ञान के पार्ट देखिए कौन कौन से। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा कौन है, जीव विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, और दूसरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए, भौतिक विज्ञान जो है ये भी दो पार्ट का है। पहला है फिजिक्स और दूसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। पहला क्या हो गया, फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरा कौन सा है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के दो पार्ट, पहला हो गया फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। फिर आइए देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजिकल साइंस, इसके भी दो पार्ट है। पहला आपका हो गया जंतु विज्ञान, जूलॉजी। कौन सा है, जंतु विज्ञान जूलॉजी। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। कौन सा, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी। और इसमें कौन कौन सा है, इसमें आपका गया फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब देखिए, भौतिकी यानी भौतिकी जो फिजिक्स बताया गया, फिजिक्स है क्या, कि क्या होता है भौतिक विज्ञान। तो जो भौतिक विज्ञान होता है इसमें कहा जाएगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा इनमें होने वाली पारस्परिक न्यून एवं अन्योन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, आपके दिमाग में आता है कि क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये न्यून और अन्योन क्रियाएं क्या होती है। तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक सी बात है कि जो भी बच्चे मन से पढ़ते हैं उनके मन में जरूर एक प्रश्न उठेगा कि हाँ सर, ये न्यून और अन्योन क्रियाएं होती क्या है। तो न्यून क्रिया होती है जिसके बारे में हमें जानकारी हो, ठीक है, मतलब न्यून क्रिया कहते हैं ये हमारे आंखों का देखी हुई घटना है। तो जिस क्रिया के बारे में हमें जानकारी हो उसे न्यून क्रिया बोलते हैं। और जिस क्रिया के बारे में जानकारी ना हो, सिर्फ उसको हम लोग अनुभव करें क्या ऐसा हो रहा होगा। अब जैसे कोई चीज है हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो न्यून क्रिया हो गई। लेकिन पता चले कि कोई बाहर या फिर जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन पाचन ये सब हो रहा है, तो इसको हम लोग सिर्फ महसूस करें कि हम पाचन हो रहा हो, तो अन्योन क्रिया में आ जाती है सब। तो अब इसके बाद देखिए कि भौतिक विज्ञान में तो बताया गया कि भौतिक विज्ञान है क्या, तो आप कहेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनमें होने वाली पारस्परिक न्यून तथा अन्योन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके और भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में, कि रसायन विज्ञान क्या होता है, तो इसमें हम क्या होते हैं रासायनिक क्रियाओं और यानी पदार्थों के संगठन, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। बाकी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जो विज्ञान के पार्ट हैं, तो जंतु विज्ञान इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिसे जूलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान तो इसमें हम पेड़ पौधे के मतलब वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो पार्ट आपके हो जाते हैं। तो ये था आपका जो था थोड़ा बेसिक साइंस का मेन जो फंडा था, ये विज्ञान क्या है। तो मैंने बताया कि इसका यदि आप संविच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान बनेगा। बी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी। अर्थात विज्ञान एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हमें किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। और दूसरा हमने ये भी कहा था कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तीसरा हमने ये भी बताया कि आप ऐसे कह सकते हैं कि समान ज्ञान के विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है।
और भी आज, और वैसे भी आज बोलना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान जो है ये मानव जात के लिए वरदान या अभिशाप है। मतलब ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। यानी विज्ञान ने जहाँ पर हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, वहीं विज्ञान हमें बहुत नीचे तक भी ले जा सकता है। बस यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो, सावधानी बरतेंगे तो काफी ऊंचाई तक ले जाएगा, और नहीं बरतेंगे तो काफी नीचे गिरा भी देगा। अब देखिए विज्ञान के पार्ट में हमने बताया तीनों, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय हमने बताया कि आकाशीय चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक में हमने बताया कि इसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ हमने बताया कि पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन किया जाता है, भूगर्भ की चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसका प्राकृतिक विज्ञान के हमने बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला बताया गया भौतिक विज्ञान, दूसरा बताया गया जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, देखिए इसके दो पार्ट बताए गए। पहला बताया गया भौतिकी और दूसरा बताया गया क्या, रसायन। तो भौतिकी यानी फिजिक्स क्या है, तो हमने कहा इसमें ये बताया गया कि भौतिकी जो है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनमें होने वाले पारस्परिक न्यून एवं अन्योन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यून एवं अन्योन क्रिया हम बता ही चुके हैं। एक चीज है द्रव्य एवं ऊर्जा। सर ये द्रव्य क्या होता है, आप द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका आगे मतलब एक्सप्लेन कक्षा 11 के जब पढ़ाया जाए, कक्षा 11 में भी का सामर्थ्य ऊर्जा है, वहां पर भी हम बताएंगे। और उसका जब बेसिक स्टार्ट किया जाता है वहां पर भी बताएंगे द्रव्य के बारे में। लेकिन बस थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस आप कर लीजिए कि होता क्या है। तो द्रव्य कुल मिलाकर वो होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। एक शब्द याद रखिए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। अब ऐसे सोच लीजिए संसार में हर उस चीज का अस्तित्व है, संसार में हर उस चीज का अस्तित्व है जिसका हम यही अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके। ध्यान दीजिएगा बापू, काफी गहराई वाली बात है कि जैसे नाक, कान, त्वचा, जीभ, आंख, तो 5 का नाम लिख रहे हैं हम। पहला है नाक, दूसरा कान, तीसरा त्वचा, चौथा जीभ, 5वां आंख। मतलब ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। संसार में चाहे जो भी वस्तु है, हम इन्हीं 5 के द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जैसे नाक द्वारा कहीं पर कुछ महक रहा है, फूल है कहीं पर, तो हम लोग जान लेते हैं हाँ ये कहीं पर कुछ है कुछ। कान है, जिसे कोई हमारे बगल में बोल रहा है तो उसकी आवाज को सुन के हम लोग बता सकते हैं हाँ फलाने हैं। त्वचा, हवा चल रही है, ठंडी है कि गर्म है, त्वचा से हम लोग फील कर लेते हैं। जीभ, हम लोग कुछ खाते हैं, तीखा लगता है, मीठा लगता है, कड़वा लगता है, जीभ के द्वारा जान लेते हैं। आंख, कोई चीज रखी हुई है हम उसको देख रहे हैं, हाँ देखो ये चीज है। यही 5 होते हैं, तो इन्हीं 5 को कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां, मतलब जो दूसरों के बारे में हमें ज्ञान कराती हैं। तो द्रव्य की बात भाषा में यही कहा जाएगा कि द्रव्य वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कि द्रव्य वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है द्रव्य। और द्रव्य को अगर देखा जाए तो द्रव्य के प्रकार होते हैं। ठीक है, मेनली बताते हैं कि 3 लेकिन 5 है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, स्पंज। कितने होते हैं द्रव्य के प्रकार? 5 है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और स्पंज। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, स्पंज। द्रव्य, अब देखिए द्रव्य बता गया ना कि द्रव्य वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और द्रव्य जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, स्पंज। ठोस यानी सॉलिड होते क्या है,
ठोस किसे कहते हैं, या द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, स्पंज किसे कहते हैं। बच्चों देखो साइंस जो है, साइंस में और विशेषकर अगर आप देखा जाए इसका एग्जाम पढ़े फिजिक्स में, इसमें जब तक आपके मन में, ठीक है, जब तक आप खुद इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। जब इसको आप समझेंगे तब इसको सीख पाएंगे। आप आज आप रटेंगे, कल आप फिर बोलेंगे, सीखेंगे तो आपको जल्दी आप बोलेंगे नहीं। बस हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक बार रिवाइज मान लेकर करेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए आते हैं जैसे ठोस पर। ठोस क्या है, तो कहा जाएगा कि ऐसे द्रव्य या ऐसे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। डेट इज कॉल्ड सॉलिड। ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस। जैसे मार्कर है, अभी देखो इसको हम चाहे जहां रख दे, चाहे यहां 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 रख दे, क्या इसका आकार बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो अब आयतन, आयतन क्या होता है कि आयतन का एक्चुअल मतलब आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पर कि कोई वस्तु हवा में जितना स्थान घेर लेती है वही उसका आयतन है। हम यहाँ खड़े हैं, जितना स्थान हम घेर रहे हैं वही हमारा आयतन है। ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड, जितना स्थान घेर रहा है इसका आयतन है। तो कोई भी वस्तु एयर में जितना स्थान कवर करती है, डेट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो कहा जाएगा कि ठोस में जैसे हमने कहते हैं ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये मार्कर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, ठोस है, क्योंकि इनका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। चाहे जहां रखिए उतने स्थान घेरेंगे, ठीक है, आकार ऐसे ही रहेगा। फिर अगला नंबर आता है द्रव। द्रव क्या होते हैं, लिक्विड। तो कहा जाएगा कि ऐसे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित। जैसे पानी, दूध, तेल। 1 लीटर तेल है या 1 लीटर दूध है, आप उसको बाल्टी में रख दीजिए, क्या वो 2 लीटर का हो जाता है? या 1 लीटर दूध है, आप उसे किसी परात में डाल दीजिए, क्या वह आधा लीटर हो जाता है? नहीं होता ना। तो इसी आयतन मतलब 1 लीटर है, चाहे जहां भी रखेंगे रहेगा 1 ही लीटर ही। आयतन तो निश्चित हो गया, लेकिन वही दूध जब लीटर पैमाने था तब उसके आकार का था। बाल्टी में डाला गया तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लिएगा, परात में डाला गया परात का आकार ग्रहण कर लेता है, तो आकार तो अनिश्चित हो गया। तो ये कहा गया कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। दूध, तेल, पानी, ये सब क्या है, द्रव है। तीसरा नंबर आता है गैस का। किसका, गैस। गैस क्या होते हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। द्रव में बताया गया कि आयतन तो निश्चित, आकार अनिश्चित। ठोस में दोनों निश्चित, द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। गैस में दोनों अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस। गैसे तमाम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है नहीं, तमाम गैसें हैं। फिर अगली अवस्था आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो यदि आप देखिए, अगर हम कहें, आप लोग जैसे होते हैं, चूंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो वैसे भी आप लोग पता होगा, राब, आप लोग सुनेंगे राब का नाम। राब, अरे जो गन्ने को से निकलता है, पहले उसको पेरा जाता है गन्ने को, तो रस निकलता है, फिर उससे लोग गुड़ बनाते हैं, राब बनाते हैं। तो राब या मधु, देखिए मधु, अलकतरा। तो अब देखिए राब अगर हम सामने लेकर आए, राब को ऐसे रख दीजिए, क्या राब पूर्णतः ठोस होता है? नहीं होता ना। क्या राब पूर्णतः द्रव होता है? नहीं होता ना। क्यों होता है? अरे भैया, राब ना तो पूर्णतः ठोस ही होता है, ना ही पूर्णतः द्रव ही होता है। तो राब को ना तो हम ठोस ही कह सकते हैं, ना ही राब को द्रव ही कह सकते हैं। तो यार एक्चुअली फिर है क्या?
तो इसका मतलब ये हो गया कि राब जो है यानी प्लाज्मा जो है एक ठोस और द्रव को जोड़ने वाली एक कड़ी है। कड़ी कि ठोस और द्रव दोनों को यदि आप मिला देंगे तो एक तीसरी अवस्था बनती है जिसका नाम प्लाज्मा दिया जाता है। मतलब कि प्लाज्मा ठोस और द्रव को जोड़ने वाली क्या है, एक कड़ी है। कि ऐसे द्रव्य जो ना तो पूर्णतया ठोस ही होते हैं और ना ही पूर्णतया द्रव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जैसे हमने बताया पनीर हो गया, हमने कहा दही भी उस मान सकते हैं, दही हो गया, अलकतरा हो गया, मधु हो गया, राब हो गया, ये सब क्या आपके प्लाज्मा है। ठीक। फिर अगला नंबर आता है स्पंज का। किसका नंबर आता है, स्पंज। सर ये स्पंज क्या होते हैं, प्लाज्मा की और प्लाज्मा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लाज्मा जैसे आप ये देखिए, जैसे घोड़ा हो गया, ठीक है, और गधा हो गया। घोड़े और गधे का संकट कर लेंगे तो एक तीसरी अवस्था बनती है खच्चर। बनती है ना, कि घोड़े से तो अच्छा नहीं होता लेकिन गधे से तो अच्छा होता ही है। तो एक प्रकार से ये वो तीसरी, जैसे उसकी तीसरी अवस्था बन रही है, तो इसी इसमें जब इन दोनों ठोस और द्रव को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा, प्लाज्मा। ठीक। तो अब पांचवा नंबर क्या आता है, स्पंज का। स्पंज क्या होते हैं, तो स्पंज में देखिए कहा जाएगा कि अभी हम बात करें आप लोगों को, पहले एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे अगर हम कहें कि आप सोक्ता लीजिए, सोक्ता देखिए, ये जैसे आप सामने एक सोक्ता है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, इसको हमने ऐसे दबा दिया, तो इसका आकार बिगड़ गया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने छोड़ दिया, हमने जितना बल लगाए थे हमने इसको हटा देते हैं, बल हटा दिया, क्या हुआ, पूर्वावस्था फिर आ गया। मतलब कि अभी इसका आकार ऐसा था, इस पर हमने बल लगाया। अच्छा, ये जो बल हम लगा रहे, इस बल का नाम क्या है, क्या नाम है, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। ऐसा बल जो किसी के रूप या आकार को बदल दे वही तो विरूपक कहलाता है। तो इस पे जो हम बल लगा रहे हैं इसका रूप आकार नहीं बदला है, इसलिए जो हम बल हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है उस बल का नाम है विरूपक, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अब देखिए, इस पर हमने जब विरूपक बल लगाया तो इसका आकार बिगड़ गया, फिर हमने विरूपक बल हटा लिया, अपने पूर्व आकार में आ गया। तो अगर यार इसको हमने जब इसको बल लगाया हमने, इसका आकार बिगड़ गया, तब ये ठोस कहाँ है, ठोस तो है नहीं। कि अगर ठोस होता तो इसका आकार बिगाड़े, मतलब ठोस को अगर आप उसका आकार बिगाड़ना चाहोगे तो वो अपने अस्तित्व तो खो देगा, लेकिन अपने आकार को कभी बिगड़ने नहीं देता है। मार्कर को बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो इसमें ऐसा जगह हो सकता है टूट जाए, ठीक, लेकिन अपने आकार को बदलना ही चाहिए, यानी अस्तित्व को खो देगा लेकिन अपने आप को क्या क्या अपने आकार को नहीं बदलने देता है। अब फिर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग को आप दबाइए, दब जाता है, बल हटाइए, पूर्वावस्था में आ गया। स्प्रिंग को खींचिए, खींच जाता है, बल हटाइए, फिर देखिए पूर्वावस्था में आ जाता है। तो देखिए, तो हमने कहा रबड़ को खींचिए, खींच जाता है, छोड़िए फिर पूर्वावस्था में आ गया, दबाइए दब जाता है, फिर छोड़िए फिर पूर्वावस्था में आ जाता है। तो कुल मिलाकर तो इन्हीं को कहा जाता है स्पंज। क्या कहा जाता है, स्पंज। ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिन पर विरूपक बल लगाने से उनका रूप या आकार बदल जाता है और विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वह पुनः अपने प्रारंभिक रूप या आकार में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सोक्ता, रबड़, स्प्रिंग, ये सारे के सारे किस में आते हैं, स्पंज में आते हैं। तो कक्षा 11 के फिजिक्स से आपका जो सेकंड यूनिट था उसमें जब था, तो उसमें इलास्टिसिटी एक चैप्टर है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो कुल मिलाकर स्पंज उसी के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछे कि संसार में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, कौन सा, कहेंगे हाथीदांत, फिर क्वार्टज, फिर फासोबांज की पत्ती, रबड़, ये सब तब आते हैं बाद में। ठीक। तो स्पंज में ये कहा जाएगा कि ऐसे द्रव्य जिन पर
विरूपक बल लगाने से उनका रूप या आकार बदल जाता है, और विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात तो वह पुनः अपने प्रारंभिक रूप या आकार में आ जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे हमने कहा सोख्ता हो गया, रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया। ठीक, इतनी चीज आपकी थी। तो हमने द्रव्य के बारे में भी आप लोग समझा दिया कि द्रव्य होते क्या हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य की 5 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, स्पंज। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड स्पंज। फिर हमने ठोस बताया, ठोस क्या होते हैं। तो ठोस में जैसे बताया गया कि ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं। फिर हमने बताया द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। तो ऐसे द्रव्य जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, वो द्रव कहलाते हैं। दूध, तेल, पानी आदि। क्या क्या? गैस, ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है वो गैस कहलाते हैं। तमाम गैसें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब आपकी गैसें हो गई। क्या क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होते हैं? तो कहेंगे द्रव्य की ऐसी अवस्था, प्लाज्मा द्रव्य की, प्लाज्मा ठोस और द्रव्य को जोड़ने वाली द्रव्य की एक तीसरी कड़ी होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे द्रव्य जो ना तो पूर्णतः ठोस होते हैं और ना ही पूर्णतः द्रव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा कहलाते हैं। यानी प्लाज्मा ठोस और द्रव को जोड़ने की क्या है? एक कड़ी है। फिर आता है इसमें जिस हमने का एग्जाम्पल, हमने कहा दूध हो गया, दूध नहीं ऐसे सॉरी, तो पनीर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका दही हो गया, फिर हमें राब हो गया, अलकतरा हो गया, शहद हो गया। इन सबको रखा जाता है किसके अंतर्गत? प्लाज्मा के अंतर्गत। फिर 5वें नंबर आती है स्पंज। किसके आती है? स्पंज। स्पंज में बताया गया था कि ऐसे द्रव्य, ठीक है, जिन पर विरूपक बल लगाने से, ऐसे द्रव्य जिन पर विरूपक बल लगाने से उनका रूप या आकार बदल जाता है, और लेकिन विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वे पुनः अपने प्रारंभिक रूप या आकार में आ जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? स्पंज कहलाती हैं। जैसे सोख्ता, रबड़, स्प्रिंग आदि। तो देखिए, तुमने आपको द्रव्य के बारे में बताया। तो अभी इसके बाद नंबर आता है, जैसे भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताई गई थी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा। तो द्रव्य की सारी जानकारी आपको मिल गई। अब नंबर आता है ऊर्जा, यानी एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे थोड़ा सा बस 2 मिनट, कि जैसे आज आप पास हमने कहा ये आप काम कर दीजिए, या फिर आप देखे होंगे अभी 100 ईंट रखे हो, हम 2 मजदूर लगा दें। हमने कहा इस ईंट को धोए, मतलब यहाँ से ले जाके कहीं दूसरे अन्यत्र रखने के लिए कह दिया जाए। तो मान लीजिए पहला मजदूर है, उसका नाम ए है, दूसरा मजदूर है, उसका नाम बी है। जब ए वाला वो 100 ईंटों को ढोने लगा तो एक निश्चित दूरी पर ले जाकर रखने में उसे 1 घंटे लगे। बी वाला वही 100 ईंटा, ठीक है, लेकिन उतने ही निश्चित दूरी पर रखने में 1.5 घंटे लगाया। ए वाला 1 घंटे, बी वाला 1.5 घंटे। तो अगर हम ये पूछें कि यार किसकी कैपेसिटी यानी किसकी क्षमता ज्यादा है, तो ए वाले की बी वाले की? तो ए वाला 1 ही घंटा 1 घंटे में 100 ईंटा ढो दिया, बी वाला 1.5 घंटा लगाया, तो क्षमता किसकी ज्यादा हुई? ए की। काम दोनों ने बराबर किया है, सही है, 100 ईंटा वो भी दिया, 100 भी, लेकिन क्षमता किसकी ज्यादा हुई? ए वाले की हुई। तो अब ऐसी उसकी क्षमता ज्यादा कैसे हुई? एनर्जी ऊर्जा, उस पर ज्यादा एनर्जी था, उसकी क्षमता ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो काम को करने में कम समय लगाएगा सेम काम को, उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा। तो कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा का तो बहुत ही डिटेल है, ठीक है, अगर देखा जाए पूरा इससे एक पूरे टॉपिक बन जाता है पूरा। आप पढ़ते रहिए इसे, 1 हफ्ते तक ये क्लास चल सकती है ऊर्जा की, कि ऊर्जा क्या होती है। तो कक्षा 11 में आपको एक चैप्टर ये भी पढ़ाया गया था कि राशियां, सदिश राशियां, अदिश राशियां शायद है, तो वहां पर बताया गया होगा। तो ऊर्जा को किसके अंतर्गत रखा गया था? सदिश की अदिश? अच्छा, सदिश और अदिश के अलावा भी हमने एक बताया था, कुछ राशियां सदिश होती हैं, कुछ राशियां अदिश होती हैं, और कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो सदिश और अदिश दोनों हो सकती हैं।
कभी सदिश हो जाती है, कभी अदिश हो जाती है। उनको ना तो हम पूर्णतः सदिश कह सकते हैं ना अदिश कह सकते हैं, तो उनका क्या नाम होता है? टेंसर। टेंसर राशि, मतलब जिसे कहते टेंशन दे देना कि यार जब ये सदिश नहीं अदिश नहीं तो कौन सी बनी, फिर वो टेंसर बनी। तो खैर वहां पर तो बताया गया था कि ऊर्जा जो है वो आदिश राशि बताई गई थी। कौन सी राशि? आदिश, यानी एनर्जी एक प्रकार से आदिश राशि है। तो देखिए बच्चों, ये आपका आज हमने आपको विज्ञान का जो मेन फंडा बेस था उसको हमने समझाने की कोशिश की। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को जहाँ तक आप लोग क्लासें पढ़ाई गई थी उसके आगे का लेक्चर, चूँकि अभी पूरा बेस था और तमाम लोग बच्चों को बेस पूरी प्रॉब्लम रहती जैसे इसमें था, तो आप देखेंगे कोई आपको नई चीज़ें मिली हैं। ठीक है, एकदम अलग है। हमारा एक काम होता है कि जो भी पढ़ाते हैं बहुत ही डिटेल लेके चलते हैं और उसमें हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। और इसके बावजूद यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन या कुछ भी रह जाता है तो आप हमारे YouTube चैनल के लिंक पे जा करके वहाँ पर आप कमेंट में वहाँ बता सकते हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक के लिए हम विराम देते हैं। और इस समय जितना पढ़ा गया आप लोगों को आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। और इसमें आप जान ही रहे कि कोरोना वायरस से महामारी से हमारा देश बहुत बड़ी, यहाँ तो पूरा संसार जंग लड़ रहा है। तो उसमें आप सरकार का सहयोग दें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब भार निर्वहन कीजिए। जय हिंद।